गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और जो भी सेशन में चला रहा हूँ वो आपको अच्छे लग रहे होंगे, आई होप। हाँ तो गाइस देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के रेफरेंस में कि आज से हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास कंटिन्यू चलने वाली है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि देखिए, पॉलिटी की मैं आपको लैंग्वेज सिखाऊंगा, किस तरह के कौन से लफ्ज़ में अपनी क्लासेस में यूज़ करूँगा। ठीक है गाइस, और जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास देख रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर किया करें कि अपना फीडबैक दिया करें कि किस टाइप से आपको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो डायरेक्ट देखिए क्लास शुरू करते हैं गाइस। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम बात करने वाले आज यहाँ से किसके रेफरेंस में, पॉलिटी के बारे में। The Indian Constitution and Polity, यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। चलिए गाइस, तो बात करेंगे किसके रेफरेंस में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के रेफरेंस में। तो चलिए पहले यहाँ से एक बात सीख लेते हैं कि क्या होता है संविधान और क्या होता है राज्य व्यवस्था। राइट, देखिए संविधान के बारे में अगर कोई आपसे पूछे संविधान क्या है, तो हमारे माइंड में यह बात समझ में आती है सबसे पहले कि सर संविधान क्या है। एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे नियम कानून लिखे गए हैं जिनके तहत हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण होता है। या फिर ये समझ लीजिए सर, ग्राम पंचायत के इलेक्शन से लेके, चुनाव से लेके, जिला पंचायत के, राज्य सरकारों के या केंद्र सरकार के एमपी, एमएलए और एमएलसी, इन सब के जो इलेक्शन होते हैं ये भी संविधान के द्वारा होते हैं। उसके बाद में जितनी भी सरकारों का निर्माण होता है, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इन सब का भी निर्माण किसके तहत किया जाता है, संविधान के अकॉर्डिंग। और सर संविधान में कुछ नियम कानून लिखे गए हैं जिसके तहत जनता पर शासन किया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से। कुछ यही बात समझ में आती है। चलिए फिलहाल इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, लेकिन बस एक विशेष बात याद रखेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अगर आप यहां से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि संविधान के रेफरेंस में, तो जैसे भी मैंने कहा कि देखिए हमारा संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था का सांचा ढांचा निर्धारित होता है, प्लस इसी के तहत हमारे देश की जो जनता है वो शासित की जाती है, उस पर शासन किया जाता है। तो एक तरह से यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि सर संविधान के बारे में अगर सीखना पड़े हमें, तो जनरली एक्चुअली संविधान में है क्या कि संविधान में है आर्टिकल्स, यानी कि अनुच्छेद। वापस समझ लीजिए बच्चे, हमारे देश की जो संविधान है इसमें एक्चुअली क्या है, इसके अंदर आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ठीक, कितने अनुच्छेद हैं इसके अंदर, 395 आर्टिकल्स हैं। अगर इसके आगे हम बात करेंगे तो सर इसके अंदर और क्या है, हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं एक्ट्स, यानी कि अधिनियम। इसके अंदर हमें मिलते हैं लॉज, यानी कि विधि या धाराएं। इसके अंदर हमको देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट्स, यानी कि कथन। कुछ हमें देखने को मिलेंगी पैराडिग्म, अवधारणाएं। कुछ इसके अंदर हमें मिलेंगी प्रिंसिपल, सिद्धांत। यानी कि मैं जर्नली अगर यहां से एक बात करूं, एक्चुअली संविधान में फिर है क्या, एक्चुअली संविधान के अंदर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नियम कानून है। एक बार फिर से जान लेंगे सर, संविधान के अंतर्गत देखिए संविधान में क्या है, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। इन्हीं आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये नियम है। इन्हीं नियम के माध्यम से क्या किया जाता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होना है, गवर्नमेंट का निर्माण हम कैसे करेंगे, वो सारी चीजें इसके तहत दी गई हैं। इस बुक में कुछ आपको क्या मिलेंगे, एक्ट्स, अधिनियम मिलेंगे। जब ब्रिटिश सरकार इंडिया में थी उस टाइम पर किस तरह के कानून वगैरह बनाए गए थे, आज भी उनमें के बहुत सारे कानून हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। कुछ लॉज वगैरह हैं कि अगर मतलब जिससे कि व्यक्ति पर अच्छे से शासन किया जा सकता है। कुछ लोगों ने अपने अपने कथन भी इसमें दिए हैं, कुछ पैराडिग्म, कुछ अवधारणा है, यानी कि इसके अंदर क्या है, जनरली प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। इन सबको मिलाकर मैंने नॉर्मल लफ्ज दे दिया। इस संविधान के अंतर्गत क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नियम कानून दिए गए हैं जिसके तहत हमारे देश की चलिए गाइस, आपने क्या सीखा यहां से, सर हमने ये सीख लिया कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था का सांचा ढांचा निर्धारित होता है, अर्थात सरकारों का निर्माण होता है। और ये संविधान क्या काम करता है बच्चे, इसी के द्वारा हमारे देश की जनता शासित होती है। या फिर यूं कह लीजिए सर, संविधान एक ऐसी बुक है जिसमें हमारे क्या दिए गए, कुछ नियम कानून दिए गए और उन्हीं नियम कानूनों के तहत हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसके रेफरेंस में, राज्य व्यवस्था के बारे में। तो जो यहां से एक चीज याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये थियोरेटिकल पार्ट है। कैसा भाग है ये? थियोरेटिकल, सिद्धांतिक रूप है। इसमें मतलब यह क्या है, ये लिखित रूप में है। जब इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, किन की बात कर रहा हूं मैं, इन सब के बारे में। जब हम इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या काम करते हैं गाइस, जब भारत की जनता पर, जब इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम भारत की जनता पर क्या कर दें, लागू कर दें। एक बार फिर से जान लेंगे सर, जब हमारे जितने भी नियम कानून हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, जब इनको हम क्या काम करते हैं, भारत की जनता पर लागू कर देते हैं, तब यही संविधान बन जाता है क्या, राज्य व्यवस्था। यानी कि ऐसा समझ लीजिए, संविधान एक लिखित रूप में एक आपके पास में क्या, एक बुक है। जब उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या काम कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं, जनता पर लागू कर देते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल जो रूप है वही संविधान का क्या कहलाता है, पॉलिटी। यानी कि यूं समझ सकते हैं आप, पॉलिटी ये क्या है, ये प्रैक्टिकली है। यानी कि आपने यहां से क्या सीख लिया गाइस, आपने ये सीखा यहां से कि जो पॉलिटी है, जो राज्य व्यवस्था है एक्चुअली, तो पॉलिटी क्या है, पॉलिटी ये व्यवहारिक रूप है। पॉलिटी क्या है, एक व्यवहारिक रूप है। किसका व्यवहारिक रूप है, संविधान का। और संविधान कैसा रूप है, सैद्धांतिक रूप है। तो आपने सीखा कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके माध्यम से हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है। और जब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम भारत की जनता पर लागू कर दें, तब यही संविधान क्या कहलाता है, पॉलिटी, यानी कि राज व्यवस्था। तो पॉलिटी संविधान का ही एक रूप है, लेकिन कैसा, प्रैक्टिकली रूप है, व्यवहारिक रूप है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए गाइस, कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम सीखेंगे राज्य किसे कहते हैं, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले जब अगर हम राज्य सीखेंगे तो यहां से पता करते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है।
चलिए, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस, यहां से स्टेट के बारे में कि राज्य किसे कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे। सबसे पहले कहा गया कि देखिए स्टेट एक्चुअली किसको कहेंगे, जिसका अपना एक निश्चित या डेफिनेट, जिसका अपना निश्चित एरिया होगा, निश्चित भूभाग। सेकंड में क्या कहा गया जाता है इसके रेफरेंस में कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या। थर्ड में गाइस मैं कह रहा हूं आपसे गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि सरकार होनी चाहिए। नंबर 4 पे कह रहा हूं सॉवरेनिटी होनी चाहिए। चलिए, आपको क्या सीखना है यहां से कि हम बात करने वाले हैं किसके रेफरेंस में, स्टेट यानी कि राज्य के, राज्य हम किसे कहते हैं। चलिए तो आके बात करने वाले स्टेट के बारे में। पॉइंट नंबर 1, देखिए गाइस, राज्य किसे कहेंगे, उसको हम राज्य कहेंगे जिसका अपना निश्चित एरिया है, जिसका एक डेफिनेट एरिया है, जिसका पास में एक अपना निश्चित फिक्स भूभाग होगा। यानी कि ये 4 पिलर होने जरूरी हैं स्टेट होने के लिए। अगर आप किसी को राज्य का दर्जा देंगे तो उसके पास में चारों चीजें होनी चाहिए। एक निश्चित भूभाग हो, उस निश्चित भूभाग में निवास करने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। चलिए, तो आपने क्या सीखा यहां से कि जर्नली कि सबसे पहले कहा कि सर स्टेट उसको कहेंगे जिसका एक डेफिनेट निश्चित भूभाग होगा, प्लस आपने कहा कि उस निश्चित भूभाग में निवास करने के लिए क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। थर्ड में कहा गया गाइस कि उसके बाद में उस जनता पे राज करने के लिए, गवर्न करने के लिए, शासन करने के लिए क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर किसी के पास अपना डेफिनेट एरिया है और उस डेफिनेट एरिया में निवास करने के लिए जनसंख्या है और जनसंख्या पर शासन करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट है। और जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट होनी चाहिए सोवरेनिटी गवर्नमेंट। चलिए एक बार फिर से जान लेंगे, यानी कि राज्य किसको कहेंगे, जिसका एक निश्चित भूभाग होगा, उस निश्चित भूभाग में निवास करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए और जनसंख्या पर राज करने के लिए गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सोवरेनिटी। अब आप सोचेंगे सर ये सोवरेनिटी क्या है, चलिए इसको जानते हैं। फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इंटरनल मैटर, आंतरिक मामलों में, और एक्सटर्नल मैटर चलिए गाइस एक बार फिर से इस पे हम बात करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग। व्हाट इज द स्टेट, देखिए स्टेट क्या है, किसको हम राज्य कहेंगे या किसको राज्य का दर्जा देंगे। तो राज्य का दर्जा देने के लिए अगर हम राज्य की डेफिनेशन पे बात करें तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि राज्य एक्चुअली होता क्या है। हम राज्य उसको कहेंगे जिसका एक अपना डेफिनेट निश्चित भूभाग हो, एक एरिया होना चाहिए, फिर उसमें निवास करने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, फिर उस पर गवर्न शासन करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट कैसी हो, सोवरेनिटी गवर्नमेंट। सर सोवरेनिटी गवर्नमेंट किसको कहते हैं या संप्रभुता क्या है, देखिए संप्रभुता सरकार यानी कि सोवरेनिटी गवर्नमेंट या संप्रभुता क्या होता है एक्चुअली में, इसका आप नॉर्मल में अगर इसका पर्यायवाची सीखे सिनोनिम्स तो इसका मतलब हो जाएगा स्वतंत्र, स्वतंत्रता या फ्रीडम। आई होप आप समझ जाएंगे यहां से, यानी कि एक ऐसी सरकार
जो अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाह्य मामलों में डिसीजन लेने में कैसी हो, फ्रीडम हो, सक्षम हो, स्वतंत्र हो। बात समझ में आ गई यहां से? एक बार फिर से, संप्रभुता का मतलब यह होता है कि जिसके पास में निर्णय लेने की क्या होनी चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो भी कैसे? आप डिसीजन जो अपने देश के आंतरिक मामलों में भी पूर्ण रूप से डिसीजन ले सके और अपने देश के बाह्य मामलों में। सर ये इंटरनल मैटर, यानी कि अपने देश के अंदर कौन कौन से कानून हमें लागू करने, किस तरह से अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना है, ठीक। तो ये सारे डिसीजन कौन ले? गवर्नमेंट ले। सेकंड चीज, एक्सटर्नल मैटर क्या है ये? सर एक्सटर्नल मैटर का मतलब ये है बाह्य मामलों का कि हमें किस देश के साथ से व्यापार करना है, किससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, किससे नहीं करना है, किससे अपने नेचर कैसे रखेंगे, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं कि हमारे देश की सरकार हो, किसी दूसरे देश की सरकार से ये डिसीजन लेना पड़े। समझ में आ गया यहां से? चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस के आपके बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन मालूम क्या कहता है आपसे? भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? यानी कि भारत की जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी का मतलब डिसीजन लेने की जो फ्रीडम है, ये भारत को कब मिली? तो याद रख लेंगे गाइस, कब मिली? 15 अगस्त 1947। क्योंकि इससे पहले इंडिया पर ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेजों का शासन था तो उसका मतलब यह भी है कि उस समय भारत के लिए जो डिसीजन लेती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, ना कि इंडियन गवर्नमेंट। क्लियर हुआ यहां से? तो एक क्वेश्चन तो ये समझ सर, भारत की संप्रभु भारत कब बना, या इसकी जो सोवरेनिटी इंडिया को कब मिली। यही से क्वेश्चन और बन जाता है। ये क्वेश्चन आप बताना मुझे। क्वेश्चन ये है, ब्रिटिश को भारत की संप्रभुता कब मिली? यानी कि ब्रिटिश को भारत की संप्रभुता कब मिली? मैं इसका आंसर भी बता दूं आपको, तो याद रखेंगे। आंसर क्या है? आंसर है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, यानी कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तब भारत की सोवरेनिटी किस पर चली गई थी? अंग्रेजों पर। अब बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। तो आप ये बता सकते हैं ना गाइस कि राज्य क्या होता है? कि सर राज्य हम किसको कहेंगे? कि राज्य कहेंगे जिसके पास में अपना एक डेफिनेट एरिया होगा, प्लस एक डेफिनेट एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी कैसी? सोवरेनिटी। चलिए और क्वेश्चंस यहां से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या भारत एक राज्य है? ये कथन है। कई बार आपने देखिए जो सिविल के स्टूडेंट्स होंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये प्रश्न दे दिया, इसके नीचे कथन दिया जाएगा ए, उसके नीचे दिया जाएगा आर। ए में कहा हां भारत एक राज्य है, हां भारत एक राज्य है क्योंकि इसका अपना निश्चित भूभाग है। एक कथन तो आपको यह दे दिया गया। एक कथन में कहा नहीं क्योंकि भारत एक देश है। अब आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, कई बार 5 भी हो जाते हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया कि ए सही है और आर का स्पष्टीकरण करता है। सेकंड में कह रहे हैं वो आपसे आर सही है लेकिन ए का स्पष्टीकरण नहीं करता। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही, पहला गलत है। लाइक दैट इज स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे। क्या अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई गाइस? चलिए फिलहाल अब इसी तरह से इस क्वेश्चंस को समझने के लिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करने वाला हूं, चलिए मैं समझाता हूं। यहां से लैंग्वेज समझ में आ गई, किस टाइप से प्रश्न मालूम किया जा सकता है यहां से। ओके फाइन। अब हम बात करें क्या भारत एक राज्य है, इसको हम चेक करते हैं।
चलिए सबसे पहले हमने लिया भारत। क्या भारत एक राज्य? अगर राज्य को समझना है भारत क्या राज्य है, ये बात सही है या गलत है, तो हमें समझने के लिए हमें इस पैमाने को फॉलो करना पड़ेगा। और राज्य की डेफिनेशन क्या कहती है कि देखिए, राज्य उसको कहेंगे जिसका अपना एक निश्चित भूभाग होगा। तो आप ये बताएं, ये क्या इंडिया का अपना डेफिनेट एरिया है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल है। 3287 263 इतने वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। 3287,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत का एक निश्चित भूभाग है। ये बात सीखी आपने यहां से। अगर मैं ऐसे बात करूं लाइक दैट इज, यानी कि ये वाली जो आपका देखिए दूरी है भारत की 3214 किलोमीटर है। यदि अगर भारत की लाइक दैट इज की बात करूं मैं, तो इसकी दूरी है 2933 किलोमीटर, यानी कि पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, उत्तर से नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे 3214 किलोमीटर है, और टोटल एरिया कितना है? 3287,263। यानी कि इससे ये सीख लिया आपने कि इंडिया का एक डेफिनेट एरिया है, यानी कि फर्स्ट पिलर के अकॉर्डिंग इंडिया इज ए स्टेट। ये बात सही है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सेकंड पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। क्या भारत में जनसंख्या है? हाँ बिल्कुल है सर। वर्तमान के हिसाब से देखे जाए तो 135 प्लस करोड़ जनसंख्या भारत के अंदर है, राइट। क्या इंडिया में गवर्नमेंट है? हाँ सर बिल्कुल है। तीसरे पिलर के हिसाब से भी सही है। अब आज ये सोवरेनिटी, क्या भारत सरकार एक संप्रभु सरकार है? बिल्कुल है, क्योंकि भारत सरकार अपने देश के आंतरिक मामलों में और अपने देश के बाह्य मामलों में डिसीजन लेने में पूर्ण रूप से क्या है? फ्रीडम है। इसीलिए भारत क्या है, क्या हुआ गाइस? भारत एक राज्य है। यह कथन कैसा है? सत्य है। ये उत्तराखंड के पीसीएस में मालूम किया गया था गाइस रिसेंटली में, पहले भी कई दफा मालूम किया गया होगा, लेकिन हाल फिलहाल में उत्तराखंड के पीसीएस में मालूम किया गया था। यानी कि क्या भारत एक राज्य? यह कथन कैसा हो गया? सत्य। क्योंकि राज्य की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक डेफिनेट एरिया होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट सोवरेनिटी होनी चाहिए। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर इंडिया राष्ट्रमंडल का सदस्य है। एक राष्ट्रमंडल के बारे में बाद में बात करेंगे, बस ऐसे जान लो। सर भारत तो क्या है? कॉमनवेल्थ का सदस्य है। बच्चे याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें बाध्यकारी होना पड़े कि ये डिसीजन हमें उनके हिसाब से लेना पड़ेगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से। बात समझ में आ गई? इसीलिए राष्ट्रमंडल का सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। अब आपने कहा सर क्या भारत एक राज्य है? ये बात तो आपने भारत को क्या कह दिया यहां पर? राज्य बताया, लेकिन हम तो इसको देश कहते हैं। बिल्कुल सही बात है वो भी। अब इसके बारे में एक बात और जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। वो पॉइंट क्या गाइस? ये जान लो। वो पॉइंट ये है यहां पर कि अब आपने देखो एक सिंबल बना रहा हूं, इस चीज को ध्यान से रखेंगे। मैं जब भी ऐसा लिखूंगा इसका मतलब आपने समझना है भारत का संविधान। मैं बार बार पूरा ये नहीं लिखता हूं कि भारत का संविधान या भारतीय संविधान, में ऑलवेज भारतीय संविधान की जगह पर क्या बना देता हूं? ये वाला डायग्राम। ठीक है, चलिए। तो भारत के संविधान में आपने ये भी पढ़ा है कितने आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हैं? 395। खंड के आधार पर 470 प्लस हो गए। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहां से? जनरली। अब जो 395 अनुच्छेद हैं, इन्हीं 395 अनुच्छेद में से एक आर्टिकल या एक का मतलब है आर्टिकल्स अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर 1 किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? आर्टिकल्स नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। एक बार फिर से समझ लेंगे इस लाइन को सही से। सर भारत के संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने? 395 हैं। उन 395 का जो पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल्स में क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया। यानी कि यहां से आपको एक चीज ये भी सीखने को मिल गई कि भारतीय संविधान में भारत को दो नामों से रिप्रेजेंट किया गया है, भारत और
इंडिया से। तो यानी कि हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में हमारे देश के लिए कितने नामों का प्रयोग किया गया और किन नामों का प्रयोग किया गया? तो दो नामों का नाम प्रयोग किया गया, यूज किया गया, और वो कौन से नेम है? वो है भारत और इंडिया। अब दूसरी बात सीखने को यह मिल रही है, सर भारत के संविधान में भारत को राज्य नहीं कहा गया है, जबकि क्या कहा गया? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत क्या हुआ इस संविधान के अनुसार? भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, जबकि राज्य की परिभाषा के अनुसार राज्य एक, भारत एक राज्य। यह कथन भी कैसा हुआ? सत्य है। ठीक है, इस क्या है, ये बात समझ में आ गई सभी को? नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात कर रहे हैं, सर आपने भारत को तो राज्य बताया, एक क्वेश्चन और फिर यहां से राइज हो रहा है, वो क्या है उसको सीख लेंगे। सर यूपी, एमपी, हरियाणा, फिर ये क्या है? जब भारत एक राज्य है तो क्या यूपी, एमपी, हरियाणा क्या ये राज्य है कि नहीं है? अब उन्होंने पूछ लिया कि यूपी, एमपी, हरियाणा क्या ये राज्य है? क्या ये कथन सत्य है? सर ये भी कथन सत्य है, हमने तो आज तक यही पढ़ा है। चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले चलिए हम यूपी का उदाहरण ले लेते हैं। किसका उदाहरण ले रहा हूं मैं? उत्तर प्रदेश का। अगर यूपी के रेफरेंस में आप बात करेंगे तो यूपी का आकार इस तरह का है, लंबवत। ये कई दफा एग्जाम में भी पूछा गया कि यूपी का आकार कैसा है? लंबवत है। चलिए छोड़िए, ज्योग्राफी की बात है। तो पहला पिलर क्या कहता है? राज्य की डेफिनेशंस के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। तो निश्चित भूभाग है 242 928, यानी कि 240 928 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उत्तर प्रदेश के पास में। यानी कि उत्तर प्रदेश का अपना एक निश्चित भूभाग है, यानी कि डेफिनेट एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश क्या हुआ? एक राज्य है। अगर आप ऐसे देखेंगे इसकी दूरी, तो यानी कि पूर्व से पश्चिम की दूरी इसकी है 650, अगर आप उत्तर से साउथ की तरफ देखेंगे तो 240 किलोमीटर। तो आपने यहां से क्या सीख लिया गाइस? कि यूपी का अपना एक डेफिनेट एरिया है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप दूसरे पे बात करेंगे, क्या? पॉपुलेशन। क्या यूपी में जनसंख्या? हाँ सर बिल्कुल है। अगर बात किया जाए तो इतने करोड़ जनसंख्या यूपी में है, 21 करोड़ प्लस जनसंख्या होगी वर्तमान में, राइट। क्या यूपी में सरकार है? हाँ सर सरकार भी है। यानी कि ये तीनों पिलर तो सही बैठते हैं, इसके हिसाब से यूपी एक राज्य है। अब आप बात करते हैं, क्या यूपी की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, क्या वो सोवरेनिटी गवर्नमेंट है कि नहीं है? ये बात देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो किसी भी राज्य की जो गवर्नमेंट होगी, क्या उसके पास में फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग है कि नहीं है? तो कोई भी राज्य सरकार के पास में, बच्चों याद रखेंगे, जो इंटरनल मैटर पे पावर होती है आंतरिक मामलों में। आंतरिक मामलों का मतलब क्या? यूपी की जो सरकार है, यूपी की, ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य की, यूपी के अंदर जो यूपी की बाउंड्री है उसके अंदर के मामलों के लिए डिसीजन लेने में क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें बहुत सारी चीजों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझ लेंगे। सर जितने भी राज्य होते हैं उनकी जो राज्य सरकारें होती हैं वो बहुत सारी चीजों के लिए किस पर निर्भर होती हैं? केंद्र सरकार पर निर्भर होती है। या ये समझ लीजिए उन राज्यों के लिए केंद्र सरकार डिसीजन लेती है। और बात चल रही थी जब स्वयं डिसीजन लिया जाए, तो पहला पिलर में क्या है? लिमिटेड पावर, यानी कि इंटरनल मैटर पर राज्य सरकारों की जो पावर है वो लिमिटेड है, एक सीमित पावर होती है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल पावर, बाह्य मामलों में, बाह्य का मामलों का मतलब यहां से क्या है? तो बाह्य मामले, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में एक्सटर्नल पावर नहीं होती। उत्तर प्रदेश की सरकार एमपी में, हरियाणा में कोई काम नहीं कर सकती है, दूसरे देश में नहीं कर सकती है। उनके जो भी डिसीजन है वो किसके लिए होंगे? यूपी के लिए होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? इस हिसाब से ये कथन क्या हुआ? राज्य की परिभाषा की असत्य है। अब सर क्या ये राज्य नहीं है? तो फिर हम इनको राज्य क्यों कहते हैं? तो फिर ये क्या है? तो यहां से बात समझेंगे बच्चे, ये है प्रोविंस, यानी कि ये प्रांत है। लेकिन ये डायग्राम का मतलब क्या है? भारत का संविधान। लेकिन भारत के संविधान में एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं शेड्यूल, यानी कि अनुसूचियां। एक चैप्टर किसके बारे में रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं? सपोज दैट आपको नहीं मालूम क्या ये सब होता क्या है, बस आपको इतना याद रख लेंगे, सर भारत के संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? पहले 8 थी और वर्तमान में कितना है? 12 है।
तो मैंने एक तो ये भी सीख लिया आपने, सर भारत के संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। अब इनमें की जो प्रथम अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? प्रथम, फर्स्ट अनुसूची, ये जो संबंधित है ये है स्टेट से। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कौन सी अनुसूची भारतीय राज्यों से रिलेटेड है, तो प्रथम अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यों से है। ये बात समझ में आ गई। और प्रथम अनुसूची में ही इन सबको क्या कहा गया है? स्टेट, यानी कि राज्य। अर्थात भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के तहत इन इकाइयों को क्या नाम दे दिया गया गाइस? इन इकाइयों को नाम दे दिया गया राज्य। क्या यहां तक बात हमारी सबकी क्लियर हो गई? चलिए गाइस, तो आपने पहला पॉइंट क्लियर किया। यहां से स्टेट क्या होता है? राज्य, यानी कि राज्य उसको कहेंगे जिसका एक डेफिनेट एरिया हो, उसमें निवास करने के लिए जनसंख्या हो, उस जनसंख्या पर शासन करने के लिए गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी कैसी होनी चाहिए? सोवर्निटी सरकार होनी चाहिए। कैसी सोवर्निटी? मतलब सर एक ऐसी सरकार जो अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने में क्या हो? फ्रीडम हो। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं अब। चलिए जब आपने यहां तक सीखा तो देखिए एक बात समझेंगे, पहले पिलर में क्या लिखा था? डेफिनेट एरिया, तो बच्चे एरिया पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। सेकंड में लिखा था पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या, वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। थर्ड पे लिखा था गवर्नमेंट, ये पॉलिटी से रिलेटेड है, तो यहां से सीखेंगे हम किसके रेफरेंस में? गवर्नमेंट के बारे में। पहला प्रश्न यहां से ये है कि सरकार किसे कहते हैं? गवर्नमेंट किसे कहते हैं? चलिए कौन बताने वाला है? किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं? तो बच्चे सबसे पहले समझ लीजिए सरकार एक्चुअली क्या है। सरकार एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी संस्था है जो मानव के डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, जो मानव के विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करती हो। सरकार एक ऐसी संस्था है जो मानव के विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करती है। अब आप सोचेंगे सर इस प्रिंसिपल के हिसाब से तो बहुत सारे एनजीओज भी हैं, एनजीओ वगैरह जो होते हैं कि वो भी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं कि वो भी मानव का विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन उनका संगठन किस तरह से होगा वो ऐसा नहीं होगा, यानी कि संरचना के आधार पर पूरी तरह से पता चलेगा कि सरकार एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं क्या? कंपोजिशन। चलिए गाइस, द पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे भी सरकार किन से मिलकर बनती है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और मीडिया। चलिए गाइस, अब आप कई दफा क्या काम करते हैं कि जैसे एक टोन यूज करते हैं कि सरकार ने ये काम नहीं किया, सरकार ने वो काम नहीं किया। तो किसने काम नहीं किया? क्या प्रेसिडेंट ने काम नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने काम नहीं किया, चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया? किसके बारे में? तो एक्चुअल में सरकार क्या एक ऐसी संस्था जो मानव का विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करती है। और सरकार का निर्माण किससे होता है वो समझ लीजिए। एक्चुअली में लेजिस्लेटिव का मतलब विधायिका। हम विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका,
इन चारों को मिलाकर हम कहते हैं सरकार। आप जब भी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो बच्चे गवर्नमेंट का मतलब क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और मीडिया, इन चारों को मिलाकर बनती है सरकार। आप जब भी सरकार की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये है आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। कि ये बात समझ में आ गई? यानी कि अब यहां से देखिए दो तरह के प्रश्न हैं कि सरकार के मूलभूत स्तंभ, सरकार के वैसे 4 पिलर होते हैं लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं? 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपने देखा ना, मीडिया को मैंने डॉट्स से जोड़ा है क्योंकि मीडिया सरकार का 4th, वो भी अस्थायी, नॉट अ परमानेंट, अस्थायी पिलर है। ठीक है, तो आपने सीख लिया सर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को कहते हैं क्या? गवर्नमेंट। अब हमें ये सीखना है सर विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या है, ये तो जानकारी नहीं। ये चीज अभी सीखेंगे, अभी बाद में। अभी मान लीजिए होगी कोई विधायिका, कार्यपालिका, नहीं पता, जो भी है बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ये सीख रहे हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, यानी कि कार्य। तो यहां से आपने ये सीखा गाइस कि जो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका है उसका काम, उसका कार्य क्या है? टू मेक द लॉ, यानी कि कानून का निर्माण करना। तो विधायिका एक्चुअली करती क्या है सर? विधायिका कानून बनाती है। अगर आप बात करेंगे किसके रेफरेंस में? कार्यपालिका के बारे में, तो कार्यपालिका क्या करती है? टू इंप्लीमेंट द लॉ, यानी कि कानून को लागू करना। जो कानून लेजिस्लेटिव यानी कि जो विधायिका कानून बनाती है, उसी कानून को लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का। राइट। उसके बाद में आपका कौन सा आता है? न्यायपालिका। इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट द लॉ, यानी कि कानून का संरक्षण। संरक्षण का मतलब है रक्षा करना। यानी कि जनरली विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का उसे लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानून की रक्षा करना। राइट गाइस, आपने ये भी सीख लिया। चलिए मैं आपको लिटिल बिट समझाता हूं यहां से विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या है। बच्चे विधायिका आप नॉर्मल ऐसे समझ लीजिए, एमपी, एमएलए और एमएलसी, इनका समूह है। जो लोग एमपी, एमएलए और एमएलसी बनते, इनमें से कुछ लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको हम क्या कहेंगे? विधायिका। उसी प्रकार से कार्यपालिका क्या होती है, इसमें भी आपको एमपी, एमएलए और ये सब लोग मिलेंगे। न्यायपालिका की बात करेंगे तो गाइस आपका हाई कोर्ट हो गया, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब। ठीक है, बाकी इनको डिटेल से मैं भी आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए। इतना समझ में आया यहां से? अब हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में? मीडिया के बारे में। चलिए मीडिया के बारे में जानते हैं। यानी कि पत्रकारिता। सबसे पहली चीज आपने सीखी सर मीडिया अरे स्तंभ लिख लेना अपने हिसाब से, पिलर। यानी कि जो मीडिया है वो गवर्नमेंट का कौन सा पिलर है? 4th पिलर है, वो भी कैसा? अस्थायी। तो मीडिया सरकार का कौन सा पिलर है गाइस? 4था पिलर है। ये आपने सीखा यहां से। अगला पॉइंट में आपको ये सीखना है बच्चे कि याद रखेंगे मीडिया को 1962 से स्वतंत्रता मिली। कब से? 1962 से। ये क्या है ये समझ में नहीं आया, चलिए इसको समझते हैं।
इस डायग्राम का क्या मीनिंग्स होता है? भारत का संविधान। तो जो याद रखेंगे, भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट का क, इसमें दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के पार्ट में। तो याद रखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया भारतीय संविधान में? सर, भारत के संविधान के आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के काम में क्या दिया गया? प्रेस की स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता कब दी गई? 1962 में। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कब से आया है? 1962 से आया। कौन से आर्टिकल में? 19 के फर्स्ट के काम में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्या चीज? फंक्शन के बारे में। फंक्शन मतलब कार्य। चलिएगा इस कार्य को समझ लेते हैं। किसका कार्य समझने की बात कर रहे हैं हम यहां पर? मीडिया का काम। अगर आप गाइस देखिए मीडिया के काम के बारे में बात समझते हैं कि मीडिया का एक्चुअल में काम होता क्या है, तो चलिए मैं आपको ये बहुत ही बेसिक तरह से समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है आपकी गवर्नमेंट। चलिए समझते हैं। अब पहली चीज क्या है कि मीडिया करती क्या है, तो याद रख लेंगे बच्चों, मीडिया का काम यह है कि भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा बच्चों जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है, जितनी भी स्कीम भारत सरकार चलाती है, भारत के सभी कार्यों की जानकारी किसको देना? भारत की जनता को। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं आती हैं उन सबको कहां तक लेकर जाना? भारत की जनता तक। या फिर भारत की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशन है, यानी कि खामियां। तो भारत की जो सरकार है उसके अंदर क्या क्या करप्शन हो रहा है, राफेल वाफेल नहीं पढ़ लेते लास्ट टाइम पे? तो जर्नली आपने क्या सीखा यहां से कि इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं होती हैं, भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, उन सब की जानकारी भारत की जनता तक पहुंचाना। और सरकार के अंदर क्या क्या खामियां, वो भी कहां तक लेकर जाना? भारत की जनता तक। और भारत की जो जनता है वो अपनी गवर्नमेंट से, भारत की जो जनता है वो अपनी गवर्नमेंट से क्या चाहती है? पब्लिक ओपिनियन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जनता की राय। कि भारत की जनता अपनी सरकार से क्या चाहती है। तो एक चीज आपने सीखा सर, मीडिया का काम यह है कि मीडिया क्या काम करती है सर? मेडिएटर, यानी कि मध्यस्थ का काम करती है। मध्यस्थ अर्थात बिचौलिया। कौन सा वाला बिचौलिया? ये वो नहीं जिसकी उम्मीद आप रखकर बैठे हैं बहुत टाइम से। समझ रहे मेरी बात? चलिए, हाँ, तो ये वो बिचौलिया नहीं है जिसे आप रोज देखते हैं कि कब आएगा। तो यहां से हम बात करें किसके? मीडिया के बारे में। तो मीडिया का कार्य या फंक्शन क्या होता है कि मीडिया का फंक्शन क्या है कि सर मीडिया एक मेडिएटर का काम करती है भारत की जनता और भारत सरकार के बीच में। मीडिया का काम होता है कि भारत सरकार की सभी योजनाएं, जितनी भी स्कीम्स होती हैं, उन सबकी जानकारी भारत की जनता को देना, या फिर सरकार के अंदर क्या करप्शन, क्या कमियां, क्या खामियां हैं, वो सारी बातें भी भारत की जनता तक लेकर जाना। और भारत की जनता क्या चाहती है अपनी गवर्नमेंट से, वो पब्लिक ओपिनियन भी कहां तक पहुंचाना? भारत सरकार तक। कई दफा आपने देखा होगा, मान लीजिए रेन सीजन के टाइम पर क्या होता है कि रोड में खड्डे वगैरह हो जाते हैं, तो आप नहीं देखते नेक्स्ट डे पे क्या आता है कि हाईवे पे हुआ खड्डा, प्रशासन की आंखों पर बंदी पट्टी। तो ये सब काम किसका है? मीडिया का। तो मीडिया जर्नली क्या कर रही है? तो मीडिया गवर्नमेंट और जनता के बीच में मेडिएटर का काम कर रही है। अब यहां से देखिए, आपको कुछ क्वेश्चंस अपने आप से करके मुझे बताने कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की?
कब हुई और किसने की, दो क्वेश्चंस समझ में आए यहां से। नेक्स्ट, भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, कब प्रकाशित हुआ, किसने प्रकाशित किया। भारत का प्रथम अंग्रेजी न्यूज़पेपर का नाम क्या था, कब प्रकाशित हुआ, किसने किया। भारत के प्रथम हिंदी न्यूज़पेपर का नाम क्या था, कब प्रकाशित हुआ और किसने किया। उत्तर प्रदेश का प्रथम न्यूज़पेपर क्या था और वो कब प्रकाशित हुआ और किसने किया। ये तीन क्वेश्चंस आप अभी कमेंट करके बताएंगे यहां पे, ठीक है गाइस। और याद रहे सबने कमेंट्स करने, देखिए व्यूज वगैरह आते हैं, आप कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स करेंगे सही आए या गलत। चलिए काम कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं, देखिए आप डायरेक्ट भी मुझे कर सकते हैं। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। देखिए कोई भी अगर कॉल करने वाला स्टूडेंट्स है ना, तो कोशिश किया जाए रात को करना उसने कॉल, वो भी इवनिंग में 7-8 बजे के टाइम पे कॉल करे, या रात में 10 बजे के टाइम पे कॉल कर ले। मतलब दिन में अगर अर्जेंट है तभी कॉल करे, वरना मोस्टली क्या काम करें, व्हाट्सअप करके मुझसे मालूम कर सकता है कोई भी अगर आपकी क्वेरीज वगैरह है। फिलहाल आप क्या काम कर सकते हैं, सबने कमेंट्स करके मुझे यहाँ तक बताना है। तो ये बात समझ में आ गई गाइस सभी को कि मीडिया के बारे में भी, इन सब चीज के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए मीडिया के बारे में सीख लिया आपने, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के प्रकार। अब यहां से हम बात करने वाले हैं कि भाई सरकार कितने प्रकार की होती है। अभी सीखा भी सरकार किससे बनती है, अब सर देख रहे हैं हम क्या कि सरकार का कितने प्रकार की सरकार हो सकती है। एक होती है गाइस हमारे पास में ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट यानी कि राजतंत्र सरकार, और एक हमारे पास में होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतंत्र या प्रजातंत्र सरकार। चलिए अब आपने यहां से सीखा कि सर गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक हमारे पास में ऑटोक्रेसी और एक हमारे पास में डेमोक्रेसी। चलिए सबसे पहले हम इनको ब्रीफली सीखते हैं, ऑटोक्रेसी और आपका डेमोक्रेसी के बारे में। एक्चुअली में अगर इसका देखिए मीनिंग देखा जाए किसके बारे में, ऑटोक्रेसी के बारे में। एक लफ्ज है ऑटो और यहां पर एक लफ्ज दिया गया है क्रेसी, यानी कि मैं डायरेक्ट मीनिंग समझा रहा हूं आपको। ऑटो का मतलब एक्चुअली क्या होता है, क्रेसी का मतलब क्या है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि स्वयं। क्रेसी का मतलब होता है गाइस टू गवर्नेंस, यानी कि शासन करना। अगर इनको मिलाया जाए तो जर्नली होता है टू गवर्न सेल्फ, यानी कि स्वयं शासन करना, स्वयं शासन करना, या फिर कहेंगे आप रूल ऑफ किंग, यानी कि राजा का शासन।
एक ऐसा देश जहां पर स्वयं कोई भी एक इंडिविजुअल शासन करे या फिर किसका शासन हो, राजा का शासन हो, तो उस देश के अंदर क्या होता है बच्चों, राजतंत्र। यानी कि देखिए एक बार फिर से समझ लेंगे बच्चों, रूल ऑफ किंग यानी कि राजा का शासन, जहां पे राजा का शासन होता है उस देश की सरकार को हम क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट यानी कि राजतंत्र सरकार। समझ में आ गया यहां से? चलिए आगे बात करेंगे। चलिए गाइस, तो अभी आप क्या बात कर रहे थे, ऑटोक्रेसी के बारे में, राजतंत्र सरकार के बारे में। तो सर राजतंत्र सरकार किसे कहते हैं? कि एक ऐसा देश जहां पे रूल ऑफ किंग, राजा का शासन होगा, उस देश की सरकार क्या होगी, ऑटोक्रेसी होगी। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर होती हैं। जनरली ऐसे देश में जहां पर राजतंत्र होता है तो ऑल पावर वेस्टेड इन किंग, समस्त शक्तियां राजा में निहित, समस्त शक्तियां राजा में निहित। यानी कि सभी पावर चाहे फिर वो आपकी लेजिस्लेटिव हो, विधायिका की पावर हो, या फिर आपकी एग्जीक्यूटिव हो, या आपकी जुडिशरी हो, ये सभी पावर किसके पास में होती है? जनरली राजा के पास में। यानी कि सभी पावर किस में होती है? राजा के पास में होती है। अगला चीज, सेकंड थिंग्स क्या आती है बच्चों, कि जिन देशों के अंदर ऑटोक्रेसी होती है वहां की जो पीपल है, आवाम, जनता, यानी कि वहां की जो जनता है हम उसको प्रजा कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इन ऐसे देशों में जहां पर ऑटोक्रेसी होती है वहां की जनता को क्या कहा जाता है? प्रजा कहा जाता है। किसकी प्रजा? जनता की प्रजा। और ये जो जनता होगी, यहां की जो प्रजा होगी, तो याद रखें गाइस, ऐसी इस प्रजा को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार नहीं दी जाते। ये क्या सीखना है आपने, कि ऐसे देशों में जहां पर ऑटोक्रेसी होती है, जहां की जनता को हम प्रजा कहते हैं, उस प्रजा को क्या नहीं दिए जाते हैं? वहां पर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वहां उनके पास में मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, जबकि इनको फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इनके कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं किसके प्रति? राजा के प्रति। सर कुछ समझ में नहीं आया। कहने का बच्चे मतलब यहां से ये कि जिन देशों में राजतंत्र है वहां पर क्या होता है? राजा का शासन होता है। सारी पावर एक तरह से किसके पास में होती है? राजा के पास में होती है। और वहां की हम जनता को प्रजा कहते हैं। जो भी प्रजा होगी उनको मूल अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि राजा के प्रति कुछ उस जनता के क्या होंगे? कुछ कर्तव्य होंगे, जैसे कि राजा के सामने झुकना, ये सारे काम करना। अब आप एक बात बताइए, जब जनता को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे और केवल ड्यूटीज दी जाएंगी, तो ऐसे देश की जो सरकार है उस सरकारों की खामियां क्या हो सकती है? जितने भी स्टूडेंट्स सिविल की प्रिपरेशंस करते हैं, पीसीएस की या आईएएस की, तो वो इसका क्वेश्चन आंसर लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं गाइस। क्वेश्चन क्या है आपका, कि जिन देशों में राजतंत्र होता है तो राजतंत्र देशों की खामियां बतानी है, यानी कि क्या क्या कमियां होती है राजतंत्र सरकार में। किसके कंपैरिजन में? लोकतंत्र के कंपैरिजन में। आपको क्या लगता है? उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको एक छोटी बात बता दूं, सर जिन देशों में राजतंत्र सरकार होगी उन देशों में सबसे पहली तो ये कि वहां की जनता को मूल अधिकार नहीं दिए जाते, उनको मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जिसके कारण उस जनता की या उस आवाम की शोषण होने की, उनके शोषण होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जनता का शोषण हो सकता है, जैसे एक कमी आई। इस तरह की आपने इसकी कमियां बतानी। क्या बात समझ में आ गई गाइस? और ये ऐसी सरकार कहां पर है? इसका उदाहरण है गाइस यूके, यूनाइटेड किंगडम, या इसको कह सकते हैं आप इंग्लैंड या ब्रिटेन। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? यहां से लोकतंत्र सरकार के बारे में।
चलिए, तो पहले आपने ये सीखा, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? डेमोक्रेसी के बारे में। जनरली यहां पर भी दो लफ्ज आपको देखने को मिलेंगे, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है लोग, यानी कि जनता। क्रेसी का मतलब होता है टू गवर्नेंस, यानी कि शासन करना, यानी कि एक तरह से देखा जाए जनता का शासन। तो जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। यहां पे क्या था? रूल ऑफ किंग, और यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको कि रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। ये बात समझ में आ गई। ऑल पावर वेस्टेड इन किंग, यहां पर सभी शक्तियां किसके पास में थी? राजा के पास में। जबकि यहां पर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि शक्तियां बटी होती हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर सभी पावर एक के पास में। यहां पर पावर क्या? सेपरेशन ऑफ पावर, किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर आपने क्या सीखा कि सभी पावर राजा के पास में थी, और जबकि यहां पर पावर कैसी बटी हुई है। आगे हमने क्या किया था कि यहां की आवाम या जनता को क्या कहा गया? प्रजा। ये किसके बारे में बात चल रही है? लोकतंत्र के बारे में। और यहां पे क्या होता है बच्चे? यहां की जो जनता है, पीपल है, हम उसको कहते हैं सिटीजन। सिटीजन्स यानी कि नागरिक। तो यहां पे कहा गया था प्रजा, और यहां पर क्या गया है? सिटीजन्स कहा गया है। और ये जो सिटीजन्स होते हैं, इन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स भी दिए जाते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी। यानी कि ऐसे देशों की जो जनता है उसको क्या होगा कि अधिकार भी दिए जाएंगे, तो अधिकार के साथ साथ में क्या होंगे? उस जनता के कुछ कर्तव्य भी उसको दिए जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई यहां से? तो आपने बेसिकली डिफरेंस बता सकते हैं, यहां से मेंस में ये भी आ सकते हैं आपसे। तो याद रखेंगे आप एक बार फिर से कि बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राष्ट्रतंत्र सरकार और लोकतंत्र सरकार में क्या अंतर है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करा सकते हैं, एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। और ये उदाहरण किसका है गाइस? चलिए, इसके उदाहरण पर भी नॉर्मल में आप लिख लेंगे नीचे इंडिया। तो इंडिया में कौन सी सरकार है? राष्ट्रतंत्र सरकार या लोकतंत्र सरकार? तो इंडिया में गाइस कौन सी गवर्नमेंट है? तो इंडिया में है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे इसके रेफरेंस में कि जिन देशों में डेमोक्रेसी है, तो पहले बात कर ले, चलिए डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अब हम इसका क्या बात करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। किसके वर्गीकरण की बात चलिए गाइस यहां पे? तो हम यहां पे बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के वर्गीकरण की। हमको इसको कितने भागों में बांटेंगे? तो यहां से याद रखेंगे कि हम डेमोक्रेसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
एक होती है गाइज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं हम, अप्रत्यक्ष। चलिए, गर्मी देख रहे हैं आप सब, चलिए फिलहाल आप सब अच्छे से रहें, मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। मैं फिर भी कोशिश करता रहूँगा आपको अच्छे से गाइड करने की। बस कोशिश करें, जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं इनको सब जगह पे शेयर कर दो। चलिए गाइस, इतना तो आप कर ही सकते हैं, आई होप। अब आपके हम बात करने वाले सर डेमोक्रेसी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। चलिए बच्चे, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, टू गवर्न themselves, जब जनता स्वयं शासन करे। एक तरीका तो आपके पास में ये है कि भी देखो जनता क्या काम करे, डायरेक्टली खुद ही स्वयं अगर शासन करती है तब हम उसको कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बात समझ में आ गई यहां से। इसका उदाहरण है स्विट्जरलैंड। तो इसका उदाहरण क्या है गाइस, एक स्विट्जरलैंड है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किस देश की सरकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर फॉलो होता है, स्विट्जरलैंड में। अब देखते हैं गाइस ऐसी गवर्नमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन मतलब खामियां। अगर खामियों पे बात करें तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यदि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, यदि मान लो अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, या फिर भौगोलिक क्षेत्र। अगर हमने यहां खामियां समझा रहा हूं मैं आपसे, देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, यदि अगर मान लीजिए जनसंख्या बहुत ज्यादा है या फिर ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, तब वहां पे नॉट पॉसिबल। तब वहां पे क्या पॉसिबल नहीं है, तब वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को चलाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा जनसंख्या में इंडिविजुअल लोग कानून नहीं चला पाएंगे। और यदि मान लो भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है तो वहां पर भी हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं चला सकते। सर स्विट्जरलैंड में क्यों है, एक्चुअली वहां पे बच्चे 87 लाख टोटल लोग रहते हैं। यूपी में 21 करोड़ जनसंख्या यूपी की है, समझ रहे हैं आप यहां से। चलिए, तो छोटा सा कंट्री है इसीलिए पॉसिबल है। सर क्या होता है इन देशों के अंदर, तो वो अभी हम आगे सीखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या होगा, पीपल यानी कि जनता, इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। इसकी हिंदी क्या हो गई,
प्रतिनिधि। चलिए गाइस, सर ये तो ग्राफ समझ में नहीं आया। एक्चुअली क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता अपने ही बीच में से क्या काम करेगी? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी। सर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? गांव में अगर आप बात करेंगे, विलेज के अंदर तो होता है प्रधान, जिसको आप गांव का प्रधान कहते हैं, ठीक। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, जो आपके एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी जो होते हैं। सर ये एमपी, एमएलए, एमएलसी की इनकी फुल फॉर्म वगैरह सब आगे सीखते रहेंगे आप। किसी भी चीज की मेरी क्लास में टेंशन मत लेना, हर चीज सीखने को मिल जाएगी। फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए, जनता क्या काम करती है? अपने ही बीच में से अपना नेता चुनती है, उसी को हम कहते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधि। तो जनता ने क्या काम किया? जनता अपने आप स्वयं शासन ना करके अपने बीच में से क्या चुनाव करेगी? किसका? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, यानी कि अपने प्रतिनिधि का। अब अपना प्रतिनिधि चुन लिया उन्होंने। जब अपना प्रतिनिधि चुना तो अब उनकी तरफ से जो डिसीजन है, जो हमने नेता चुनकर भेजा है पार्लियामेंट के अंदर, तो आप ये बताएं कि अब हम डायरेक्ट जाके वहां पे अपना वो करेंगे, निर्णय लेंगे, या हमारी तरफ से जिसको हमने चुना बोलेगा? राइट। तो उसका मतलब है हम क्या काम कर रहे हैं यहां पर? हमने ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर दियर। ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर कर दी, वो भी क्या? अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता। संप्रभुता क्या पढ़ा था आपने? कि द फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो हमने अपनी निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है, जो हमारी सोवरेनिटी है, वो हमने किसको सौंप दी? अपने प्रतिनिधि को, यानी कि प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को। अब ये लोग मिलके, एमपी, एमएलए, सब ये लोग मिलके क्या बनाते हैं गाइस? गवर्नमेंट। और यही गवर्नमेंट क्या करेगी? जनता पर शासन करेगी। तो अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता अपना क्या काम करती है? एक नेता चुनती है, यानी कि कोई भी एमपी, एमएलए, वो लोग मिलकर सरकार बनाते हैं और वही सरकार जनता पे क्या करती है? शासन करती है। तो इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी है? तो गाइस याद रखेंगे, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा यहां से? इंडिया। अगर अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, तो इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आपसे पूछा जाए कि सर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? सर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, वो लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट संविधान के अकॉर्डिंग हम पे क्या करेगी? शासन करेगी। दैट कॉल्ड इज ए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर जब हम कोई मेंस लिखते हैं तो याद रखेंगे बच्चे, केवल इतना ही ग्राफ हमें शॉर्ट में रखना पड़ता है। कर प्रश्न आ जाए कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो हमारा फ्रेम यही है, इस पे स्टोरी क्रिएट करनी आनी चाहिए। फ्रेम यही होगा, बस हाउ टू क्रिएट। बात समझ में आ गई यहां से? तो जितने भी सिविल के स्टूडेंट्स है गाइस, जब भी मैं कोई भी क्वेश्चंस यहां पे राइज करूं, उस क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना चाहिए ब्लैंक पेपर पे 150, 200, 250। याद रखें वापस, 100, 200 या 250 या 150, 100 लफ्जों में, 150 लफ्जों में, ये क्राइटेरिया भी आ जाएगा, आंसर राइटिंग भी आ जाएगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो आज के सेशन में देखिए मैं यहीं से छोड़ रहा हूं। कल हम जो शुरुआत करेंगे, कल हम देखेंगे कि जिन देशों के अंदर डेमोक्रेसी होती है, उन देशों के अंदर की शासन प्रणाली, कि दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यहां से शुरुआत करेंगे। और कल ये भी सीखेंगे कि एमपी, एमएलए, ये लेजिस्लेटिव, इन सबके फंक्शन ये किस तरह से काम करते हैं। कोई अगर ये सोच रहा हो सर आर्टिकल कब आएंगे, यहाँ पे कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं किया गया, आपने नहीं बताया प्रथम आर्टिकल्स में क्या है, अभी वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है। अभी पहले वहां पहुंच ही नहीं सकते, पहले लैंग्वेज सीखेंगे कि मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, सचिवालय क्या है। जब लैंग्वेज तो समझ में आ जाए कि तब जाके हम उसको आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, चलिए तो आप सब अपना ख्याल रखें। आई होप, देखिए मैं नहीं कहता हूं ज्यादातर के, कभी याद रखें कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आपको बेहतर लगती है तब आप इसको शेयर करें और कमेंट्स करके अपना फीडबैक दिया करें, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही मेरी क्लास में। बस मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।